वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वर्क एनर्जी के न्यूमेरिकल सेक्शन एनसीईआरटी में कर रहे हैं। 15 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मैं रीड कर दे रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। देखिए आपको मास गिवन है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। इनिशियल वेलोसिटी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या बोला गया है, v। हाउ मच वर्क शुड बी डन, आपको फाइंड क्या करना है, वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बननी है, फाइनल वेलोसिटी बननी है हमारी रेस्ट मतलब 0। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको फाइनल पता है, हमको मास पता है, हमें वर्क डन चाहिए। वैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता बताओ, लेकिन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट नोन हो हमें। यहां तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो एक और तरीका है वर्क फाइंड करने का, ध्यान रखना। वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से शायद बोला हो मैंने कभी आपको, और नहीं बोला तो जान लेना। एक होता वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या कहती सुनिए जरा। वो कहती वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मुझे लग रहा है बात की होगी मैंने जब थ्योरी डिस्कस किया है। यहां वर्क डन तो हमें मांगा ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और हाफ मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला याद होगा तुम्हें, नहीं याद है? जिनको नहीं तैयार हो प्लीज याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। मास तो वही रहेगा ऑब्जेक्ट का, पहले वो v से चल रहा था फिर 0 पे हो गया जाके फाइनली। तो देखो फाइनल में जो रखेंगे वेलोसिटी को क्या रखोगे आप, 0 माइनस इनिशियल में हमारी v है। सिंप्लीफाई किया तो निगेटिव में बस आया है, किसमें आया है, निगेटिव। निगेटिव ये बता रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, चीज रुक रही ना धीरे धीरे। तो हम कहेंगे हियर नेगेटिव शोज दैट इट इज रिटार्डेशन। हियर नेगेटिव साइन shows that the velocity of object decreases। धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं बताओ भाई। तो फिर हम लोग अब अगर निगेटिव साइन छोड़ दें तो फिर हमारी क्या बनेगी बताओ। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर आ गया। ये 16 वाला नोट कर ले आप लोग, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 17 की हम बात करेंगे। देखिए क्या है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार। प्लीज ध्यान से देखना, एक कार को स्टॉप किया गया है फाइनली 0। 1500 kg मास। मास कितना भैया लोग दिया है, देखो जरा सब लोग भाई, 1500 kg। वेलोसिटी सुनिए मेरी बात, 60 किलोमीटर पर आवर थी। इसको स्टॉप करना है तुम्हें। अच्छा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ये वाली बात की नहीं बात याद है? जिनको ना लर्न हो प्लीज इस बात को समझ लें, अपने पास लिख लें। क्या लिख लें, टू कन्वर्ट, लर्न कर लो इसको, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। करते क्या देखो, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आर मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। ये देखो डबल जीरो कैंसिल, 2 से कट कर दो, 5 जा 2 3 जा, तो 5/18 हो गया। ये रूल कहां से आया इसको जरूर नोट कर लें। टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18। तो यहां पर 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया मैंने। अब आप कुछ कट कर दो, 6 3 जा 18 और 6 10 जा इतना, क्यों भाई जी, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया पहले बताओ वेलोसिटी।
अभी 16 क्वेश्चन में यही मैंने प्रूफ किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको स्टॉप किया गया है, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हम सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वर्क डन टू स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ m मास हमारी इसका कितना था? 1500 और वेलोसिटी कितनी अभी निकाली हम लोगों ने? 50/3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो देखो हाफ 1500 और स्क्वायर है तो ट्वाइस ये लिख दोगे 50/3। देखो तो 3 से ये कैंसिल हुआ, 15 3 5 जाके भैया लोग। अच्छा अब ये 2 से और कट कर दो इसको, 250 हो गया। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 625 और टोटल जीरो कितने हैं यहाँ पर? 3 अपान में 3 था, 3 से इसको डिवाइड कर दो, जूल में आंसर आएगा। 3 2 जा 6, 2 में डिवाइड होगा नहीं, 3 8 जा 24, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9 फिर 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9 फिर 1 बचा 3 3 जा 9.33 कितना भी कर दो। तो ये कितना बन रहा है? देखो ज्यादा 3 हो गए काम। एक बार देख लेते फिर से, डिवीजन जरा चेक कर लो। 3 का टेबल किया मैंने सबसे पहले 6 में, तो 3 2 जा 6, फिर इसमें तो होगा नहीं, तो अभी कितना है? 25, 3 8 जा 24, कितना बचा? 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9 फिर 1 बचा फिर 10 हुआ, 3 3 जा 9 फिर 1 बचा फिर 10 हुआ, 3 3 जा 9, इतना ही तो आएगा। सही है, जूल। इसको नोट कर ले फिलहाल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F, देखिए फोर्स ये ऊपर की तरफ है, अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मास m। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ये सबका मास कितना गिवन है आपको? m गिवन है। अब कह रहा था डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस हैं। ये किसकी डायरेक्शन है भाई? डिस्प्लेसमेंट की हैं, ठीक है। आप सुनना जरा, कह रहा है सोन बाय लॉन्गर एरो, जो बड़ा वाला एरो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। कह रहा ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, पहले इसको ढंग से देखो आप। स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मैं एक बात आपको बता दूं, थ्योरेटिकली पहले अलग समझ लो। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे भाई लोग? समझ लेना बात को, फिर मैं उस क्वेश्चन की बात करूंगा। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो कभी, तो वर्क कैसा होता है? निगेटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो आपस में, 90 डिग्री बनाए, तो वर्क हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है भाई लोग? हाँ, ये बातें याद रखना। अब चलो इस क्वेश्चन पे गौर करिए। पहला डायग्राम देखो आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन कितना एंगल बन रहा बताओ? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो वर्क। क्लियर बात? सेकेंड में देखो, फोर्स का एरो उधर कोई बना, देखो फोर्स का एरो और डिस्प्लेसमेंट का एरो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? और सेम डायरेक्शन वाले में क्या होता है? पॉजिटिव वर्क। तो इसमें कैसा वर्क बोलेंगे आप? पॉजिटिव वर्क। और इसमें देखो फोर्स इधर को लगा है, बोलो लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट का एरो राइट को बना है, तो ये अपोजिट हो गए। अपोजिट की सिचुएशन में कैसा वर्क डन लेते हो आप बताओ? निगेटिव। बस एक्सप्लेन हो गई बात। चलो नोट करो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिए। 19 नंबर, सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। सोनी कह रहे हैं कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। जबकि उस पर बहुत से फोर्स एक्टिव हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा।
डू यू एग्री विद हर? क्या आप एग्री हैं इस बात से कि तमाम फोर्स काम कर रहे हो फिर भी एक्सेलरेशन जीरो? अगर फोर्स होगा किसी पे तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? और अगर हो सकता है तो रीजन बताओ भाई। तो मैं एग्री हूं, लेकिन तुम भी एग्री हो, अच्छी बात है। यस, आई एग्री। मैंने कहा हां, अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत से फोर्सेस काम कर रहे हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल है। रीजन बताना है लेकिन। बिकॉज व्हेन दीज फोर्सेस आर in equilibrium, equilibrium मतलब they balance each other, they balance each other। अगर वो एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो नेट फोर्स क्या बनेगा? F नेट जीरो बनेगा। फिर मास इंटू एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से हम एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे? जीरो बोल देंगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, आप टेबल पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो बताओ? टेबल पे जब आप बैठे हो ना तब भी आपके पास टू फोर्स काम कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड जो आपका mg है और एक टेबल का रिएक्शन अपवर्ड। दोनों इक्वल अपोजिट है, तभी तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अब ये तो चलो बहुत छोटी बात, हम बड़ी बातें करते हैं, छोटी बातें करने में मजा नहीं आता है। जैसे एक बात समझना, मून है, कौन? अर्थ है। ये मून देखो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता कि नहीं करता बताओ? यहां पर मून पे बहुत चीजों का फोर्स काम करेगा, सन का, अर्थ का, मार्स का, जाने किसका 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 किसका। मैनी फोर्सेस वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? ये सब फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व करता रहता है। करता रहता कि नहीं करता बताओ? यानी उस समय जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो है। ठीक है, ऐसे बहुत से लॉजिक हैं इसके, तो कुल मिला के आपको इससे एग्री होना पड़ेगा। इसको भी नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। चलो 20 क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 20 नंबर क्या हमसे बोल रहा, सुनिए जरा। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी किसमें फाइंड करनी बेटा? ये किलोवाट आवर पता क्या होता है? कोई जानता भाई? किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले तो ये बात समझ लो, यूनिट ऑफ एनर्जी, ये बात तो लर्न कर लो पहले तो। इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बहुत शॉर्ट में इसको यूनिट कहते हैं। आपके घर में बिजली का बिल आता है कि नहीं आता कभी? कितने लोग हैं जिनके घर में बिजली का बिल नहीं आता है? हमने कहा शायद कोई चोरी से चलाता हो, कटिया डाल के बिजली बिल ना आता हो। सबके यहाँ आता है। बिजली के बिल का जो यूनिट मतलब बिल आता है उसको यूनिट में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पापा लोग कहते हैं कि इस बार बहुत यूनिट चल गया यार, तुम लोग दिन भर पंखा चलाते हो, या दुनिया भर की बातें। गुस्सा होते हैं कभी कभी तो होते होंगे जब ज्यादा बिल आता होगा जिस महीने का। वो जो यूनिट होती ना, उस यूनिट का जो नाम होता है पूरा, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं? और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं? यानी जो यूनिट बोला जाता है एक्चुअल में किलोवाट आवर होता है, वो एनर्जी कंज्यूमशन होता है। ये क्वेश्चन मुझसे यही मांग रहा है तो मैं बताता हूं, सुनो। किलोवाट आवर की अगर वैल्यू कभी पता करनी हो तो फार्मूला समझना, वॉट इंटू आर बाई 1000 कर दो तो बन जाता है किलोवाट आवर। कहीं भी अगर पावर अप्लायंस का दिया हो तुमको वॉट में, और कितने घंटे आप डेली यूज कर रहे हो वो दिया हो, और 1000 में डिवाइड कर दो तो बन जाती है क्या? किलोवाट यूनिट। तो चलिए बात करते हैं इसमें। देखो इस क्वेश्चन में देखो 500 वॉट का पावर का डिवाइस है। देखो तो पावर कितना गिवन आपको बताओ? 500। आवर कितने यूज करने तुम्हें? 10 आवर। और 1000 से तो डिवाइड करना ही करना है। देखो तो कितना बचा? 5 किलोवाट आवर। बोलो भैया लोग समझ गए? इसको जूल में भी किया जा सकता है, हालांकि यहां पूछा नहीं जूल में, मैं एडिशनल बता देता हूं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये लर्न कर लो। अगर कभी क्वेश्चन तुमसे कहे कि किलोवाट आवर को जूल में बताओ तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.6 10 टू पावर 6 से।
नोट करो इसको भी। चलिए एनसीईआरटी के इस लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, समझ लें और सुन लें। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। सुनिए बच्चा लोग, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब एकदम जमीन में आके गिरता बड़ाम से, तो फिर इसकी काइनेटिक कहां चली जाती है, ध्यान रखना। एक्चुअल में यहां पर टोटल पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा। फिर जब ये ड्रॉप होना स्टार्ट होता है तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होती हैं रास्ते में, इसके पास दोनों होते हैं इन मिड बिटवीन। फिर डाउन होते होते लास्ट में देखो टच होने से जस्ट बिफोर टोटल काइनेटिक हो चुकी होती है। टोटल क्या हो चुकी होती है? काइनेटिक। लेकिन जब ये जमीन में गिरेगा, ध्यान रखिएगा, तो फिर कहां आ जाएगा? ये रेस्ट में आ जाएगा कि नहीं बताओ? तो लास्ट में बोलेंगे, यार रेस्ट की बात बोला, स्टॉप बोला ना, देखो when it comes to rest its kinetic energy losses in form of, देखो गिरने पे साउंड आएगा कि नहीं आएगा बताओ? कुछ साउंड के फॉर्म में आएगा, कुछ ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर हो सकता है, और कुछ ट्रांसफर होगा ग्राउंड को in form of sound and transfer with ground, transfer with ground, ग्राउंड में एब्जॉर्ब, अच्छा एब्जॉर्ब बाई ग्राउंड कह सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इसको।